आप सभी का रमोवी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हिसार हरियाणा से हैं अमित शर्मा, जिनकी एसएससी सीजीएल 2018 में टीयर 2 तक का जो स्कोर है वो है 595 आउट ऑफ 600। और ये इंश्योर कर रहा है कि इनके टीयर 3 में ठीक ठाक मार्क्स होंगे तो इनकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। हो सकता है इनकी जो रैंक हो वो सिंगल डिजिट में भी हो, राइट। और साथ ही साथ इस शो में अभी तक शर्मा जी के बेटे मिसिंग थे। सो अमित वो शर्मा जी के बेटे हैं और हम अमित से मिलेंगे और इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे करी, क्या बुक्स पढ़ी, क्या सही किया, क्या गलत किया, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू वेरी मच ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए मुझे। राइट। अमित, पहला क्वेश्चन कि एसएससी सीजीएल में आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे नंबर, यानी आपने कुछ बहुत अच्छी तैयारी करी होगी। यस सर। दूसरा सवाल अमित मेरा ये है कि आपका ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में है? क्या आपने बीटेक किया था या कुछ और? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स डिग्री है इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में? 4 ईयर डिग्री है वो। राइट। तो ये काफ़ी यूनिक है। आपने एग्रीकल्चर लेने का मन क्यों बनाया बीएससी में? ये सर मतलब जो जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, ये तो इसका काफ़ी नाम है, काफ़ी हाई कंपटीशन होते हैं इसमें सिलेक्शन के लिए। तो इसमें मेरा एडमिशन हो गया था, तो मतलब ऑब्वियस था कि बीटेक तो सभी कर रहे थे, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करने का था। राइट। तो ये आपने इसलिए आपने चूज़ किया, राइट। Yes, अब एक चीज़ मुझे और बताइए कि आपके जो मार्क्स हैं अलग अलग, टीयर 1 में कितना रॉ स्कोर था, नॉर्मलाइजेशन भी आया तो आपका कितना स्कोर हो गया, शिफ्ट क्या थी, ऐसे करके थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सर मेरी जो टीयर 1 की शिफ्ट थी वो 7 जून को इवनिंग शिफ्ट थी। उसमें मेरा रो स्कोर था 165, जो नॉर्मलाइज होके बना 199.49। ओके। ठीक है। और मेंस में जो मेरी शिफ्ट थी वो 11 सितंबर की थी, फर्स्ट डे। उसमें मैथ्स में मेरा रो स्कोर था 195, जो नॉर्मलाइज होके हुआ 194.60 समथिंग। ओके। और जो इंग्लिश में था वो मेरा रो स्कोर था 193.50, जो नॉर्मलाइज होके 199.80 समथिंग हुआ था। राइट। मतलब टीयर 2 में आपका रॉ स्कोर में जोड़ूं तो ये मुझे दिख रहा है कि आपका 388 प्लस। यस सर। दैट्स वंडरफुल, बहुत थैंक बढ़िया। यू सर। राइट। सो अमित, अब मैं सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा, आप हिसार से आते हो और हिसार शायद एसएससी सीजीएल के लिए बहुत फेमस है। मतलब हरियाणा में स्पेशली लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? मतलब आपको क्यों लगता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा करना चाहते हैं हरियाणा से? वो सर मतलब रिस्पेक्ट ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि वो सिक्योर है। उसमें मतलब रेपुटेशन है कि बंदा लगा हुआ है कुछ। प्राइवेट में मतलब चाहे किसी एचआर भी लग जाए, मैनेजर भी लग जाए, तो इतनी पूछ नहीं है। मतलब हरियाणा में कोई क्लर्क भी लग जाए तो उसकी ज़्यादा पूछ है। राइट। तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब्स का। मतलब आप देख ही सकते हैं, हरियाणा के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी होते हैं एसएससी में, मतलब एवरी ईयर। राइट राइट। यहाँ काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है एसएससी को यस एग्ज़ाम को सर। लेके। आपको कब पता चला अमित कि आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है? सर 2017 की बात है, जब 2016 सीजीएल का रिजल्ट आया था। हम फाइनल ईयर में जाने वाले थे, थर्ड ईयर पूरा हो गया था, तो उसका रिजल्ट आया था। तब हमारे जो 2 सीनियर्स थे, जो उनका नाम लेना चाहूँगा, एक राकेश पुनिया, एक दिनेश नायरा, वो दोनों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए थे। तो मतलब उनका जो मतलब उनसे जो इंस्पिरेशन मिली थी, फिर उनसे डिटेल्स में मतलब मैंने इस बारे में नॉलेज ली। फिर कुछ नेट पे सर्च किया, डिज़ायर्ड पोस्ट के बारे में देखा, तो उसमें जो एमईए की पोस्ट है एएसओ की, मतलब उसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया मुझे। और फिर इस पेपर के पैटर्न में, जैसे मेरा 11th 12th नॉन मेड से मैथ से है, तो इसमें मैथ्स था, इंग्लिश था, जो मतलब मेरे थोड़े इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे। तो तब मैंने शुरू किया, आपको लगा कि एग्ज़ाम में क्रैक कर सकता क्रैक हूँ। कर सकता हूँ। एमईए के प्रति इतना क्यों इंटरेस्टेड आप हुए? मतलब कि जस्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है? थोड़ा सर वो उसके पर्क्स जो हैं, जैसे अब्रॉड पोस्टिंग वगैरह, मतलब मैं कल्चर्स देखना चाहता हूँ बाहर के, बाहर दूसरे। घूमना चाहते हो यस सर। आप, इसलिए आपने एमईए एमईए सर, आपको लेना है, मतलब। लेना है। दैट्स वंडरफुल, राइट। अमित, जब आपने तैयारी शुरू करी थी तो क्या उस मोमेंट पे लगा था कि आपकी रैंक इतनी अच्छी आ जाएगी कि आप एक कहते हैं ना कि जो डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक लेके आओगे आप? सर तब मतलब तैयारी शुरू करने पे सोचा नहीं था, बट जब तैयारी शुरू की थी तो इस बारे में जैसे देखा था कि क्या स्कोर चाहिए, क्या रैंक चाहिए, क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। तो मतलब कोरा वगैरह पे आंसर्स आते, तो वो कहते थे कि आपकी टॉप 100 में रैंक होनी चाहिए, या एटलीस्ट टॉप 50 में। तो तब से यही था कि मतलब बढ़िया से बढ़िया रैंक हो, बेस्ट स्कोर हो।
तभी एमईए मिलेगी। मतलब एमईए के अलावा मैंने कोई दूसरी पोस्ट सोची नहीं थी, तो उसके लिए फिर हार्ड वर्क वहीं से शुरू हुआ। राइट। अमित, एक सवाल और भी है कि कई लोग होते हैं जब तैयारी शुरू करते हैं तो एक तो होता है कि चलो कुछ पोस्ट लेनी है, अच्छी इंकरेजमेंट मिलता है, बट कई लोग डिप्रेस भी होते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि इतने सारे बीटेक वाले बैठ रहे हैं, आईआईटी के लोग भी टॉप कर रहे हैं क्योंकि 16 का टॉपर आईआईटीएन था, 15 का टॉपर आईआईटीएन था। तो आपको कभी ये भी महसूस हुआ कि ये कंपटीशन जो कि बहुत बड़ा हो चुका है, काफ़ी कठिन हो चुका है, ऐसे ऐसे लोग बैठ रहे हैं, तो क्या इसका डर भी था जब आपने शुरुआत किया था? नहीं सर, डर मतलब कभी नहीं आया, कॉन्फिडेंस था कि मैं क्रैक कर सकता हूँ। फिर उसके ऊपर मतलब कंपटीशन का डर ऐसी बात नहीं, क्योंकि सभी इवन प्लेइंग फील्ड है ये, तो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईआईटी वाले भी यहाँ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उनसे compete करेंगे और उनसे आगे निकलने का मौका भी है ये, कि हम यहाँ रह के भी आईआईटी से भी आगे निकल सकते हैं, एनआईटी से आगे निकल सकते हैं। राइट। देखिए, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं अमित, पॉजिटिव आउटलुक इनका है कि इन्होंने कहा आईआईटीएन है, एनआईटीएन है, तो बहुत अच्छा मौका है कि अगर शायद खुद नहीं दिया हमने तो मौका मिला है उनको पीछे छोड़ने का। दैट्स वेरी नाइस एटीट्यूड अमित। थैंक यू सर। अमित, पहला स्टेप जब होता है, तैयारी शुरू होती है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं होता है। हाँ जी सर। हाउ डिड यू स्टार्टेड? सर मतलब जो हमारे सीनियर्स थे, उनने उनसे गाइडेंस ली, तो हिसार में जिस तरह पैरामाउंट का रीजनल सेंटर है, तो वहाँ से शुरुआत की। उधर के टीचर्स ने थोड़ा बहुत हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज दी कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है। उसके बाद मतलब एक्चुअल कुछ उनके इश्यूज रहते थे तो टीचर्स छोड़ के चले गए थे। फिर सीनियर से ही पूछ वगैरह की कि कौन सा टीचर अच्छा है। जैसे इंग्लिश तो कंप्लीट हो गई थी तो रिक्वायर्ड नहीं थी। फिर मैथ्स क्योंकि सिर्फ अर्थमेटिक ही हुआ था, और एडवांस मतलब तब थोड़ा सा यूँ लगता था कि हो पाएगा या नहीं, कि अंदर से फील आती थी थोड़ा वीक है। तब यूट्यूब पे अभिनय शर्मा सर के मतलब वीडियोस आए थे, तब उन्हें फॉलो किया। मतलब अच्छी लगी वो वीडियोस, उनके मेथड अच्छे लगे, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई उनके कंसेप्ट्स करने के बाद। तो उसके बाद फिर उनसे सैटेलाइट क्लासेस रोहतक मैंने ज्वाइन की। तो वो मतलब उनको वो काफ़ी टीचर पसंद आए मुझे, ओके। तो उनसे फिर सब कुछ किया। और गाइडेंस मतलब जो बुक्स बता दी थी टीचर ने, मैंने उन पे बिलीव करके सिर्फ वही बुक फॉलो की, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। मतलब यूँ तो सारे कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कहीं भी चले जाओ, पर टीचर्स ने एक दो बुक रिकमेंड की, उन्हीं पे फोकस रखा और वही रेगुलर प्रैक्टिस करी। राइट। एक चीज़ और मुझे जानना है यहाँ पर आपसे कि जो 17 का पेपर हुआ था, जब आपने 18 की तैयारी शुरू करी, कि 17 का पेपर आपको दिखा होगा जिसमें बड़ा पेपर थोड़ा सा डिफरेंट आया था, डिफिकल्ट नहीं बोलता हूँ मैं, डिफरेंट था। एडवांस मैथ के चित्र वाले क्वेश्चन थे, खतरनाक दिखने वाले। तो आप उनकी तैयारी कैसे कर रहे थे? क्या आपके अंदर ये डर था कि एडवांस फिर से बहुत कठिन आ जाएगा तो कैट वेट की बड़ी बड़ी किताबें लगाओ, काइंड ऑफ? मतलब ये सर्कल में अराउंड था कि सबसे मुश्किल था ये, अब अगर ऐसा पेपर आ गया तो कौन कराएगा। बट मतलब जब हमने कोचिंग लेने गए थे ऑफलाइन, तो ये था कि सर ने मतलब कॉन्फिडेंस दे दिया था वहाँ कि हम कराएंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे 17 के हिसाब से, तो कुछ भी कमी नहीं रहेगी। तो फिर जैसे जैसे वो कराते गए, मतलब काफ़ी कंसेप्ट कवर करा दिए थे उन्हें, तो जो क्वेश्चन 17 में मुश्किल लगते थे वो फिर इजी लगने लग गए थे काफ़ी। मतलब आप कंफर्टेबल थे अपनी तैयारी कंफर्टेबल से, थे। दैट्स गुड। ठीक है, इसके अलावा मुझे अमित, अब मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डीप में पूछना यस चाहता हूँ सर। आपसे, राइट? ताकि हमारे जितने भी देखने वाले हैं इंटरव्यू, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी आपने करी? कैसे तैयार रीजनिंग किया? के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी तो नहीं थी सर। जो मतलब रीजनिंग में जनरली एप्टीट्यूड देखा जाता है आपका, तो कुछ क्वेश्चंस इंटेलिजेंस से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में कंसेप्ट और ट्रिक लगती हैं, जैसे सिलोग वगैरह हो गए, कुछ और चीज़ें जो मुझे नहीं आती थी या मैं वीक फील करता था, तो मैंने उसके लिए फिर यूट्यूब का सहारा लिया, वहाँ से मटेरियल देखा और फिर मतलब उसे स्ट्रॉन्ग किया। राइट, तो रीजनिंग आपने यूट्यूब से करी, राइट? कमिंग जीएस, जीएस बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यूजुअली बच्चा क्या करता है, 12th तक तो जीएस पढ़ता नहीं कभी, राइट? 12th के बाद भी वो, अगर ग्रेजुएशन में भी कौन पढ़ता है जीएस, फिर कंपटीशन में आते हैं तो पता लगता है जीएस पढ़ना है। और एसएससी का जो जीएस है बहुत वाइड है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पता नहीं क्या क्या है। आपने कैसे उनको तैयार किया, क्या स्ट्रैटेजी थी, और कैसे आपकी तैयारी हुई? सर जब रोहतक में थे हम, तो वहाँ पे साथ में पढ़ते थे बच्चे पैरामाउंट के, हमारे तो सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं था, तो मैंने उनसे नोट्स लिए, फोटोकॉपी कराए, वो पढ़ा। एक बुक है मनोहर पांडे, वो स्टडी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। और जैसे मतलब अब तो टीसीएस आ गई तो करंट का काफ़ी कुछ पूछने लगी, तो अपनी तरफ से स्टैटिक कंप्लीट कर लिया कि भाई स्टैटिक में नंबर नहीं कटेंगे,
अगर करंट कुछ भी आ गई पढ़ लेंगे, बाहर से आ गई तो वो तो किस्मत है। और स्टैटिक में जैसे 25 से 30 नंबर की स्टैटिक तो आएगी, या 20 की भी आएगी, वो हमारे कवर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। करंट का कुछ भी आ सकता है, कोई भी सोर्स पढ़ लो, सफिशिएंट नहीं है। और जो भी सोर्स पढ़ो उस पर बिलीफ रखो कि आएगा तो इसमें से आएगा, नहीं तो किसी को भी नहीं आएगा। तो लूसेंट आपने पढ़ी थी? नहीं सर, मनोहर पांडे, लूसेंट की लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है टफ लगी? मुझे। तो मनोहर पांडे आपने पूरा बुक पढ़ा था हाँ सर, अच्छे से? अच्छे से। सारे फैक्ट रट लिए थे? रटे नहीं थे सर, मैं एज इफ उनको पढ़ता था कि नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर आप जीएस पढ़ते हो तो आपकी नॉलेज काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। आप पॉलिटी पढ़ते हो, उसमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हो, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री और जैसे बायो थी, तो ये 11th-12th में मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री थी तो काफ़ी सही थी मेरी। तो बायो थोड़ा डर लगता था वैसे, तो वो वैसे ही मतलब कर लिया था कि एक आधा क्वेश्चन आता है, आएगा तो स्किप कर देंगे, नॉर्मल आया पढ़ा हुआ तो कर देंगे। तो इसलिए वो हो गए थे। तो मतलब नॉलेज के लिए क्या कि नॉलेज एक्वायर होगी ज़्यादा। राइट, मतलब आपका फोकस सिर्फ ये नहीं था कि एग्जाम देना है, हाँ, लेट्स। क्योंकि रटने से वो याद भी नहीं होती। नॉलेज मतलब होएगी, आपका ब्रॉड विजन हो जाएगा एक, तो उससे जो चीज़ें आसपास होंगी, जैसे कई चीज़ें आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल जैसे राइट टू प्राइवेसी था, वो आर्टिकल 20 वगैरह में था, ऐड हुआ था जब 21 में। तो इस तरह की नॉलेज फिर काम आती है, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता लगता है कि हाँ आसपास क्या हो रहा है। राइट, तो एक अवेयरनेस भी बढ़ रही है हाँ। और एग्जाम के लिए तो तैयार करेगा। अच्छा, कभी जीएस पढ़ते पढ़ते गुस्सा भी आती थी कि मतलब ये क्या बार बार फालतू की चीजें पढ़े जा रहे हैं? वो तो आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट कई है, बार बट चीज़ें ये होती थी, जैसे बायो में वो उनके डिविजन्स होते थे, उसमें रटने पड़ते थे। कई चीज़ें ज्योग्राफी में रटनी पड़ती थी, तो मज़ा नहीं आता था। जीएस के लिए अगर कोई टीचर एक्सप्लेन कर दे तो वो तुरंत याद हो जाएगा आपके। हम्म। खुद करोगे तो कम याद होगा। तो अगर कोई ऐसा अच्छा टीचर आपको मिल जाए तो लकी रहोगे, क्योंकि वो जो एक स्टोरी बना के पढ़ाते हैं, जो जीएस के टीचर्स होते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक याद रहता है। बेहतर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने सारे क्वेश्चन कर डाले थे या फिर लिमिटेड था सारे कुछ? क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम इतना मिल गया था, फॉर्चुनेटली सीजीएल 18 एक साल डिले हो गया था, तो पूरा कर लिया था मैंने। पर वो रिमेंबर कहाँ रहता है, जो जो चीज़ें फैक्ट्स हैं, जो आप मतलब नॉलेज पढ़ी हुई है, वही काम आती है। कितनी बार रिवाइज किया आपने जीएस? प्रीवियस ईयर तो एक बार किया। बुक्स, जो बुक थी मनोहर पांडे, वो 3 या 4 बार तो पढ़ ली होगी एटलीस्ट। राइट, करंट अफेयर्स कहाँ से किया था आपने? करंट अफेयर्स अड्डा 247 ऐप है, हम्म। उस पे जैसे बैंकिंग्स के भी आते हैं कुछ करंट अफेयर्स, तो वो फिल्टर करने पड़ते हैं कि एसएससी में क्या आ सकते हैं, बैंकिंग में क्या आएंगे, तो वो मैं लिखता गया डेली के, फिर उसे पेपर आने से पहले रिवाइज किए। अगर नोट्स बनाते थे आप? हाँ। स्टैटिक का भी नोट्स बनाया था आपने? स्टार्टिंग का सर? स्टैटिक का भी? स्टैटिक का ना सर, नहीं, वो नोट्स फोटोकॉपी हो गए थे तो वही रिक्वायर्ड नहीं। कोचिंग का मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट था, ठीक है। कमिंग टू द सेक्शन नंबर 3, दैट इज इंग्लिश। यस सर। इंग्लिश की तैयारी, आपकी बेसिक प्रिपरेशन कैसे हुई? मतलब जब आपने शुरू किया तो क्या इंग्लिश को लेके डर था, या मतलब अलग अलग बात करेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, कैसे कैसे तैयार किया आपने? इंग्लिश के लिए डर नहीं था सर, मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इंग्लिश में बात करूं। मतलब जब जैसे मैचेस में कमेंट्री भी आती है तो मैं इंग्लिश में सुनना ज़्यादा पसंद करता हूं, तो मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है कि इंग्लिश की तरफ मुझे पसंद है। और जब शुरू किया, जैसे ग्रामेटिक रूल्स रटते थे कहते थे, तो वो तो रटने पड़ेंगे ही, पर एक बेसिक सेंस डेवलप हो जानी चाहिए जैसे जैसे आप करते रहोगे, क्योंकि कुछ रूल्स तो सिंपल हैं, जैसे बॉयज़ के साथ आर नहीं लगेगा, मतलब आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, तो वो तो जनरल चीज़ें हैं। बाकी जो सेंस डेवलप होने के बाद एरर्स इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। वो कैब के लिए मतलब मैं सजेस्ट करूंगा, वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है, मतलब काफ़ी अच्छी है। उससे वो कैब में जो आपके डिफरेंस आएगा, ड्रास्टिक चेंज आएगा काफ़ी उससे। और एक एसपी बख्शी, उसमें भी काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे। और प्लिंथ टू पैरामाउंट तो बेसिक है ही, मतलब कोई भी तैयारी करेगा सबसे पहले बुक वही करेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब कई बार करनी पड़ती है, क्योंकि वो कैब आप एक बार या करोगे तो भूल जाते हो कुछ टाइम बाद, रेगुलर पढ़ने पड़ते हैं। रिटेंशन का कोई और तरीका आपने अपनाया कि वर्ड्स जैसे भूल जाते हैं तो उन वर्ड्स को रटने का या याद रखने का तरीका कोई डेवलप किया आपने? सेंटेंसेस? रटने का नहीं था सर, वो कई बार पढ़ोगे ना आप, वो याद हो जाएंगे। फिर न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स वहाँ पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं यूज़ होते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, तो आप वो अपने आप सेंस आपकी डेवलप हो जाएगी और याद हो ही जाएगा। मतलब आप नहीं श्योर पढ़ते थे?
न्यूज़पेपर पढ़ता रेगुलर? था, रेगुलर। कौन सा? द हिंदू पढ़ता था मैं। रोज पढ़ते थे? कितना टाइम देते थे आप? मतलब उसमें मैं आधा घंटा ही पढ़ता था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें मैं अपने स्पेसिफाइड इंटरेस्ट के पेजेस ही पढ़ता था। जैसे एक तो फर्स्ट पेज हो गया उसका, क्योंकि उस पर करंट टॉपिक्स चलते हैं। एक स्पोर्ट्स में तो मतलब जनरली इंटरेस्ट होता ही है सबका, एक वो पढ़ता था। एक आर्टिकल पढ़ता था, इकोनॉमिक्स के जो आर्टिकल आते थे उनको छोड़ के, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आते थे वो। तो आप द हिंदू पढ़ के बोर नहीं होते थे? आपकी एज में तो लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। नहीं सर, मतलब बढ़िया मज़ा आता था उनके आर्टिकल पढ़ के। एक विजन बनता था, एक व्यू पॉइंट बनता था किसी भी टॉपिक पे, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो था। वो आपने रेगुलर रखा। तो क्या न्यूज़पेपर से भी आप वर्ड्स नोट करते नहीं थे? सर, मैंने एक दो दिन ट्राई किया, पर वो फिर ज़्यादा लगने लग गया और बोरिंग स्टफ लगने लग गया। तो इससे अच्छा है कि जो भी वर्ड आया, मान लो ना पढ़ा हो तो उसका एक बार मीनिंग देख लिया, ठीक है, याद रहा तो ठीक है, क्योंकि वो वर्ड कहीं ना कहीं 2 दिन बाद दोबारा रिपीट होता ही होता है, तो ऑटोमेटिकली आप 2-3 बार देखोगे तो याद रहने लग जाता है। और कई वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल भी याद नहीं होते, तो उनके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। राइट। और क्या आपने वोकैबलरी के लिए कोई कॉपी वॉपी बनाई थी? नहीं ग्रामर सर, वोकैबलरी के लिए नहीं नोट्स सर। वोट्स कुछ नहीं? राइट। ग्रामर के नोट्स तो जैसे वो पैरामाउंट पे पूरी होगी तो वो नोट्स सफिशिएंट थे, और उसके अलावा वोकैबुलरी का अपनी तरफ से कोई नोट्स कोई आपने नहीं नोट्स नहीं बनाया? ना। ठीक है, तो इंग्लिश में मतलब बेसिक बुक्स आपने यूज़ किया है। यस सर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पैरा जंबल, कॉम्प्रिहेंशन, तो ये सारे चीज़ों के लिए क्या कोई स्पेसिफिक तैयारी आपने करी? सर कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, इन सब के लिए अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर रीड करते हो तो आपकी एक रीडिंग हैबिट बन जाती है। अगर आप इतना पैरा पढ़ोगे और इतनी इस पैरा की इस तरह सेंस बनती है। अब पैरा जंबल में ऐसे ही होता है कि एक पैरा सा होता है, उसकी 4 लाइनें फ्रेगमेंट होती है, हमें वो सेंस बनानी होती है, तो धीरे धीरे सेंस डेवलप हो जाती है, तो वो सब ईजी लगते हैं। राइट। अमित, एक चीज़ और आप बताइए मुझे कि जैसे इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो एक तो हो गया इंग्लिश में थियरी पढ़ना, वोकैबुलरी रटना, फिर होता है इंग्लिश में प्रैक्टिस। यस सर। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपने इंग्लिश की कैसे करी? मैं रेगुलर मॉक्स के थ्रू होती रहती थी। प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक रेगुलर स्टडी की है। किरण एक बार की है प्रीवियस ईयर उसमें से, क्योंकि फिर वो एक बार करने के बाद ही बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है कि इतनी इतनी, तो प्रिंट टू पैरामाउंट ही रेगुलर करता था मैं। राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं अमित, वो है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में आपके प्री में कितना स्कोर था? रॉ स्कोर प्री में 50। 50 आउट ऑफ 50। यस सर। ठीक है, मेंस में आपके रॉ मार्क्स है 195। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए हैं मैथ्स से। ठीक है, मैथ्स एक नया भय बच्चों के अंदर हो गया है, एसएससी में स्पेशली। खैर मैथ्स की इंपॉर्टेंस शुरू से रही है, पेपर डायनेमिक हो गया तो डर बढ़ गया है। पहली चीज़ अमित, मैं आपसे ये आपका एक कमेंट जानना चाहता हूँ कि जो भी एक एस्पिरेंट है जो लेट्स से तैयारी कर रहा है 2019 2020 की करेगा, आपको क्या लगता है कि मैथ्स की तैयारी में पहली बात तो वो अपना दायरा कैसे सेट करे? दायरा अनलिमिटेड हो गया, Yes. यूट्यूब में कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो कुछ भी हो रहा है तो उन्हें लगता है उन्हें हर चीज़ पढ़नी चाहिए, राइट? बट अगर आप सब कुछ पढ़ते रहोगे तो शायद आप बहुत कुछ नहीं कर Yes. पाओगे। यू नीड टू लिमिट योर सेल्फ। सो जैसे अभी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पेपर में आ गया, कोई कैट का क्वेश्चन आ गया, कोई जैड का क्वेश्चन आ गया, तो लोगों को लगता है कि अब सारे जैड के क्वेश्चन लगाओ क्योंकि माहौल ही ऐसा बनाया जाता है। आपका क्या व्यू है? पहला मैसेज क्या है एस्पिरेंट को कि वो अपने आप को कैसे कंटेन रखें, फालतू में मिसगाइड ना हो? सर पहली बात तो ये एसएससी का एग्ज़ाम है, इसमें कैट और जेट के ज़रूरत ही नहीं है स्टडी करने की। आप उसकी तरफ जाओगे तो एसएससी से दूर जाते जाओगे। दूसरी बात, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसको रिलीजियसली फॉलो करो, क्योंकि उस पर बिलीफ रखना ज़रूरी है। जो वो कराएगा सफिशेंट होगा। यूँ तो मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, सब की तरफ जाओगे तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। जिस भी टीचर से कर रहे हो उसी की बुक फॉलो करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। मटेरियल जितना कंसाइज होगा, प्रैक्टिस उतनी तगड़ी होगी और उतनी एक्यूरेसी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल की तरफ भागने से अच्छा जिस भी टीचर से स्टडी कर रहे हो उस पर बिलीफ रख के सारा अपना और प्रिपरेशन करो। राइट। तो ये जो क्वेश्चंस जैसे मैं आपसे पूछूंगा अमित कि जब 2018 की आप तैयारी कर रहे थे तो कई सारे चैनल्स पे वायरल क्वेश्चंस होते थे, वायरल क्वेश्चन, बहुत खतरनाक इमेज वाले क्वेश्चंस, वो सब आप नहीं करते थे? सर एक्चुअली जैसे पेपर 2 घंटे का होता है, हमारे सर भी ये कहते थे अभी सर कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप 2 घंटों में पक्का कर पाओगे। ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये वायरल क्वेश्चन तो एक डर बैठाने के लिए होता है, मतलब कि डर बैठा दिया फिर बच्चे हमारे पास आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए करते हैं। बाकी जो ग्रुप था हमारा, जैसे फेसबुक पे हर एक कस्टडियस ग्रुप होता है, हमारा भी था, मतलब उसमें 2017 के भी टॉपर्स थे, 2018 में बढ़िया प्रिपेयर करते थे जो,
मतलब जिनके अब अच्छे मार्क्स भी आए और जिनकी मैथ बहुत अच्छी थी पर अनफॉर्चुनेटली अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उन सबका एक ग्रुप था। हमारा कुछ भी डाउट होता था उनसे पूछते थे। हर एक का कोई मतलब सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट कोई ना कोई लाता था। मतलब काफ़ी अच्छे थे, जैसे प्रिंस भाई थे, अजीत भाई थे, ये कई सारे मतलब मैथ्स में काफ़ी तगड़े थे। तो इनसे जो डर था नए क्वेश्चनों का, इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, इन मतलब हम सीख गए थे कोई भी नया क्वेश्चन फेस करना है, हमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि क्वेश्चन पेपर कैसा भी आ जाए हम कर अच्छा देंगे। कर लेंगे, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया बात बोले हैं। अमित, एक चीज़ मुझे और पूछनी है कि एक तो हो गया कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपने टीचर से सारी चीज़ें सीखी, कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद जो रोल होता है ना कि सेल्फ स्टडी का सेल्फ मैथ्स स्टडी। में, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होना है। कई लोगों को लगता है कि खाली वीडियो देखने से सब कुछ हो जाएगा, खाली किताब पढ़ लेंगे सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस इज द की। आपने प्रैक्टिस कैसे करी? क्या मोड था कि भाई मैं प्रैक्टिस इन बुक से करूंगा, ये सवाल लगाऊंगा? कैसे तैयारी करी आपने? जो जैसे मैंने पहले सबने ही राकेश यादव अपनी लाइफ में कभी ना कभी लगाई होगी, पर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है तो बंदा बोर होने लग जाता है। फिर उसके बाद जैसे अभिनय सर की बुक थी, उन्होंने कंसाइज क्वेश्चंस रखे, वैरायटी रखी। तो उसको जैसे मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरा एम यही होता था कि सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो। कोई रिलैक्स मोड में सोल्व करूंगा आराम से तो स्पीड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे कैलकुलेशन की बात करते हैं, बंदे पूछते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, तो फास्ट तभी होगी जब आप प्रैक्टिस में उन्हें सोल्व करोगे फास्टली, जितनी फास्ट हो सके। मतलब आप अगर इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं कहीं कि पेपर में तो कर लेंगे कैलकुलेशन, वो चीज़ें नहीं करनी है। आप भी पेन से ही कैलकुलेशन करो और जितनी जल्दी क्वेश्चन आपको दिखे उतनी जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करो। ये प्रैक्टिस जब आप रूटीन में लाओगे तो अपने आप कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। राइट। और एक टॉपिक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लिया मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक है। यस सर। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन को आपने कैसे कैसे प्रैक्टिस किया? टीचर के क्वेश्चन हो गए, टीचर की बुक से में भी सवाल लगा लिए, और भी कुछ प्रैक्टिस कंटेंट आपने यूज़ किया उस नहीं, टॉपिक के लिए? उसके अलावा मॉक टेस्ट से और प्रैक्टिस हो जाती थी, पर वो एक बार क्वेश्चंस कर लिए तो दोबारा किए, तीसरी बार किए, क्योंकि टाइम इनफ था ही हमारे पास, 18 वालों के पास। तो रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे तो जितनी बार मैथ के अंदर यही मतलब कॉमन चीज़ है कि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही तेज़ आपकी मैथ्स होती जाएगी। एक बार कंसेप्ट्स तो क्लियर होने ही चाहिए, पर कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बनेगी, उतनी तेज़ी से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। राइट। एक चीज़ मुझे और पूछनी है अमित, इसी स्टेज में मैथ्स से रिलेटेड ये सवाल है कि जैसे लेट्स से कि मैथ्स में आपने टॉपिक कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि एक कंप्लीटनेस कब महसूस होती है आपको कि यार मैं इस टॉपिक में अब अच्छा हो गया हूँ? वो मेजरमेंट कैसे करें एस्पिरेंट? क्योंकि लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई ना कि आज की डेट में हमेशा बच्चा जैसे यूट्यूब पे पहुंचता है उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बिकॉज देयर विल बी समथिंग न्यू ऑलवेज। उन्हें लगेगा कि मुझे नहीं आता है, मेरी तैयारी कहीं कमजोर है, राइट? तो बच्चे को ये चीज कैसे पता चले कि नहीं अब मेरी तैयारी ठीक ठाक हो गई, इस टॉपिक में अच्छा हो गया हूँ? वो मेजरमेंट वो कैसे करे? वो मेजरमेंट सर उसके लिए ही मॉक्स है। आप आपने अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर ली, अब उसे प्रैक्टिस को आप एनालाइज करोगे कि कैसी प्रैक्टिस है वो। तो मॉक्स में क्वेश्चन आएंगे, उन्हें आप अटेम्प्ट करोगे, आपसे निकल रहे हैं टाइमली तो अच्छी बात, आप कंप्लीट हो उसमें। अगर आप वहाँ फंस रहे हो तो आप फिर पेपर में भी फंसने लग जाते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका मतलब कम होने लग जाता है, क्योंकि आप सोचते हो कि मॉक्स में नहीं हो रहे तो पेपर में कैसे होंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो आप मॉक्स में अच्छे से उन्हें मतलब अटेम्प्ट करो, और दूसरा कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने अपनी तरफ से ये मजबूत कर लिया है, अब इस पोर्शन को मेरे को कोई नहीं हिला सकता, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं कर लूँगा। और वो कंप्लीटनेस तभी आती है जब आपके बेसिक्स पूरी तरह क्लियर है। बेसिक्स क्लियर है तो आप मान लो, ट्रिक्स तो बाद की बात है, कोई क्वेश्चन अगर ट्रिक से ना होगा तो वो बेसिक से तो पक्का ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो सोल्व तो होगा ही। तो इसलिए बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप आपको फीलिंग आ जाएगी कि हाँ कंप्लीट है, अब मेरे पास ट्रिक्स भी मुझे आ गई, बेसिक्स भी आ गए, अब सफिशिएंट है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं अपने आप कर लूँगा। राइट। अब मैं दूसरा एक चीज़ ये पूछूंगा कि जो कि कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी करना है, आपने जो कि मेंस में 195 स्कोर किया, प्रीलिम्स में 50 में 50 स्कोर किया, आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका होता था, क्या वो हमेशा बेसिक अप्रोच से होता था, या आप क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन, लेट से डिजिट सम, लेट से कि अप्रॉक्सीमेशन, सब कुछ इस्तेमाल करते थे कि भैया आंसर निकालना है कैसे भी आए? कई क्वेश्चन सर जैसे कंसेप्ट्स हैं जो टीचर सिखाते हैं उनसे इजीली हो जाते हैं, पर कईयों में बेसिक लगता है। तो मतलब आप अटेम्प्ट करते हो पेपर तो फर्स्ट गो में वही अटेम्प्ट करते हो जो तुरंत क्लिक हो जाए। जिनमें थोड़ा बहुत भी फंसते हो वो सोचते हैं कि भाई बाद में कर लेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है।
तो बाद में जब करते हो जहाँ बेसिक का यूज़ होगा बेसिक का यूज़ करो। और कैलकुलेशंस में जैसे आपने भी, मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने भी उसमें अप्रोक्सीमेशन और एलिमिनेशन की चीज़ बताई थी। जैसे आजकल डेसिमल पॉइंट्स में कैलकुलेशन आने लगी कि 40.55 इंटू 4.444, तो आपने बताया था कि 40 इंटू 4 160, मतलब इसके आसपास ही आंसर होगा। तो उससे ऑप्शंस एलिमिनेशन का भी एक तरीका है। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से फटाफट हो जाते हैं। जैसे कोई 9 के डिविजिबल का नंबर पूछ लिया, उसकी सम ऑफ डिजिट्स बताओ, तो सम ऑफ डिजिट्स 9 का जो होंगी वो 9 का सम, मतलब 9 से डिवाइड होंगी, तो डायरेक्ट ऑप्शंस भी ऐसे हो जाते हैं। राइट। तो आप ये कह रहे हो कि अपग्रेड भी करिए, हाँ, बेसिक भी मजबूत करिए और साथ ही साथ थोड़ा सा स्मार्टनेस भी लाइए। अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो एवरेज तो बेसिक से स्कोर हो ही जाएंगे, पर एवरेज में आपको मन चाहिए पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आपको मतलब एक्सीलेंस रखना है तो सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी। राइट। अमित, एक चीज़ और, कैलकुलेशन के लिए क्या आपने वैदिक मैथ्स भी पढ़ी थी? नहीं सर। कि वैदिक मैथ्स के जो स्पेशल ट्रिक्स नहीं होते हैं कि इससे डिवाइड करने का ये तरीका, उससे डिवाइड करने का ये तरीका, ऐसा कुछ किया था क्या? नो सर, मतलब यूट्यूब पे जब देखते थे आगे तो आती थी, पर कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेशन में मुझे दिक्कत आई नहीं कभी भी। मतलब फास्ट ही रही है, मेरे मॉक्स भी जल्दी अटेम्प्ट हो जाते थे, पेपर भी जल्दी अटेम्प्ट हो गया, इवन मेंस भी मेरे पास 20-25 मिनट रह गए थे। अच्छा, 20-25 मिनट आपने बचा लिए थे। हाँ। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं मॉक्स पे मूव करूंगा। मॉक्स का कितना रोल है आपको लगता है एक एस्पिरेंट की तैयारी में? मॉक्स का सर काफ़ी रोल है। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन गोज करते हो तो वो ये देख के करते हो कि मॉक्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। मॉक्स किसी का कॉन्फिडेंस हिला भी सकता है और बना भी सकता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि मॉक्स में कभी भी मार्क्स मत देखो, देखो तो सिर्फ रैंक। और रैंक अपनी मतलब नंबर 1 की तरफ ले जाने की प्रैक्टिस करो। जितना आप उसकी तरफ कोशिश करते जाओगे खुद ब खुद सिलेक्शन की ओर जाते जाओगे। आपकी यूजुअली रैंक क्या रहती थी मॉक में? प्री में तो सर यूजुअली टॉप 10 या टॉप 20, वेरी गुड। कभी कभार ऑफ डे हो तो 50-60 या 100 भी। और जो मेंस के मैं देता था उसमें लगभग टॉप 10 में ही था। वेरी गुड। तो पहला जब मॉक आपने दिया था, याद है आपका क्या रैंक आया था? उसमें रैंक नहीं पता सर, पर स्कोर मतलब प्री का दिया था 110-115 ही था। मतलब पहला खराब था, धीरे धीरे करके धीरे आपने धीरे ही बढ़े थे। ग्रो करते गए, राइट? समित, जैसे ये बहुत ही एविडेंट है कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है तैयारी में, प्रिपरेशन को जज करने के लिए कि आप कहाँ खड़े हो, राइट? मॉक का एनालिसिस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एनालिसिस करोगे तभी मालूम चलता है। क्या आप मॉक्स के एनालिसिस करते थे? और अगर करते थे तो क्या अप्रोच थी आपके एनालिसिस मॉक्स की? के एनालिसिस आप मतलब कई तो घंटों घंटों लगा देते हैं, जो मैं समझता हूँ मतलब गलत है। आप वो चीज़ें देखो कि मॉक्स में आपकी गलतियाँ कहाँ हुई है। मॉक्स का मेन मकसद ही होता है कि हम अपनी गलती आइडेंटिफाई करें। जो वीक पोर्शन जिसमें हम बार बार गलती कर रहे हैं मॉक में, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें। मेन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें, हर बंदे की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है किसी ना हर पोर्शन में, और कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है। स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करो और वीकनेसेस को दूर करो, तब मतलब आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और शायद सभी मतलब टॉप 100 रैंक में आ सकते हो। राइट। सो आप यूजुअली एनालिसिस में कितना टाइम, जैसे मैंने कहा प्री का एक मॉक दिया आपने 1 घंटे का, कितना टाइम देते थे आप एनालिसिस मतलब में? जैसे उसके सॉल्यूशंस आते थे तो जीके और इंग्लिश में मैं थोड़े सॉल्यूशन देखता था। मैथ में जो गलत होता था, कुछ नई चीज़ होती थी तो वो देखता था। जैसे मेंसुरेशन के मेरे शुरू शुरू में काफ़ी गलत होते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे, पर मैंने मतलब वो फिर यूट्यूब से कहीं और से सीखा, मजबूत किया, फिर उसके बाद सही होने लगे। ऐसे ही रीजनिंग में जैसे मैंने बताया सिलोग मेरे काफ़ी गलत होते थे, आई बार ही गलत होते थे, तो यूट्यूब से सीखा फिर सही किया, फिर वो सही होने लग गए। तो मॉक्स में सिर्फ जो गलतियां होती थी मैं सिर्फ वही देखता था। रेगुलर फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स उससे नोट्स भी बनाते थे आप मॉक से? नहीं सर, मॉक्स से नोट्स आपने नहीं प्रिपेयर किया, राइट? अमित, एक चीज़ और मुझे पूछनी है यहाँ पर कि यूट्यूब वही है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करो तो वो बहुत यूज़फुल टूल है। आज हर अच्छा टीचर यूट्यूब पे है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट सवाल ये है कि एक स्टूडेंट को यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से, कि वो किस तरीके से यूट्यूब को यूज़ करे और अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज करे कि वो बेस्ट कर पाए? यूट्यूब पे मतलब काफ़ी बंदे बहुत घंटे गुजार देते लेक्चर्स देखते देखते। मतलब आपने किसी आजकल कोर्स भी जैसे डिमांड में, तो किसी का भी कोर्स खरीद लिया, मान लो हर कोई टीचर का हर कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई ना कोई हर टीचर का एक ना एक चीज़ वीक होती है। तो उन चीज़ों में जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भाई इस टीचर से पढ़ने पे, वो सिर्फ देखो यूट्यूब पे। हर किसी के लेक्चर देखना ज़रूरी नहीं है। तो यूट्यूब का सिर्फ अपनी जो वीकनेसेस है उनको दूर करने के लिए यूज़ करो। सेलेक्टिवली आप सेलेक्टिवली फिल्टर करना ज़रूरी है आज के टाइम, क्योंकि चीज़ें बहुत है मार्केट में। राइट। प्रीलिम्स के पहले आप कितना कॉन्फिडेंट थे अपनी तैयारी को लेकर? मैं
सर कॉन्फिडेंट काफ़ी था, बस थोड़ा सा नर्वस ही होते ना कि काफ़ी टाइम बाद पेपर हो रहा है, कैसा होगा। और वो भी पहला अटेम्प्ट। वो भी पहला अटेम्प्ट, तो बस थोड़ा ये नर्वस था। फिर एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ मतलब ये अपना टाइम है, मतलब अपना स्टेज है कुछ शो करने का। कुछ शो करने का। हम्म। फिर ये 4 जून का जब रिव्यू आया तो आपको कुछ डर लगा? नहीं सर, वो मैं रिव्यू देखी ही नहीं मैंने एक्चुअली। ओके। वो मतलब अपने अपने शिफ्ट के हिसाब से जो होगा देखा जाएगा। मैंने मतलब अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। एक दिन पहले तो मतलब मैंने सब कुछ लगभग बंद ही कर दिया था, दोस्तों के साथ था, थोड़ा मतलब रिलैक्स कर रहे थे। राइट। तो प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, क्योंकि 7 जून की जो शिफ्ट हुई थी उसको भी थोड़ा सा टफ शिफ्ट में से काउंट किया गया है। मतलब सही एक्सपीरियंस सही था, काफ़ी सही था। मेरा पेपर अटेम्प्ट हो गया था, बस मुझसे रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स हो गई। तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ऑर्डर क्या था? जो ऑर्डर था सर वही था, सेम टू सेम जैसा मतलब एसएससी ने दे दिया था, क्योंकि मैं शुरू से ही मॉक्स भी वैसे अटेम्प्ट करता था। पहले से प्लान नहीं होता था कि क्या पहले नहीं करूंगा क्या सर, बाद में? क्योंकि रीजनिंग हमेशा पहले आता है, हम्म। और रीजनिंग एक स्कोरिंग चीज़ है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उससे कॉन्फिडेंस रहता है। मतलब आप वही अटेम्प्ट करो शुरू में जिसमें कॉन्फिडेंस आता हो। तो रीजनिंग में आता था, स्कोर अच्छा हो जाता था, वो फ्लो बनता था, कॉन्फिडेंस बनता था, तो फिर ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट होता था। तो आपने पहले रीजनिंग किया, फिर जीएस, फिर जीएस, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश जैसा तो कुछ टाइम आप पहले से प्लान करते थे कि रीजनिंग को कितना टाइम देंगे फिर मूव कर जाएंगे अगले सेक्शन में? एक्चुअली सर मेरे साथ टाइम का इशू कभी रहा नहीं कि टाइम खत्म हो गया हो। मेरा टाइम मॉक्स में भी पेपर में भी बचता ही बचता था, तो इसलिए मतलब इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मतलब आपको कभी दिक्कत ही नहीं हुई कि दिक्कत ही टाइम नहीं खत्म हो टाइम गया? की, हाँ। Very कोई good. मुश्किल मॉक आया हो उसमें तो ऑफ कोर्स वो तो सबके लिए मुश्किल होगा, तो वो रैंक देखते थे। पर जो नॉर्मल एसएससी के पेपर हुए या उससे रिलेटेड मॉक्स हुए तो टाइम की दिक्कत आई नहीं। क्योंकि जब मैंने शुरू किए थे मॉक्स देने तो मैं ऑफलाइन देता था। उसमें जैसे सर्कल फिल करने होते हैं एमआर में, तो 10 मिनट में उसके लिए रिजर्व करता था और 50 मिनट में अपना पेपर करने के लिए सोचता था। तो उससे स्पीड काफ़ी सही बन गई थी, तो ऑनलाइन में बेनिफिट हुआ होगा। सो अमित, जो आपके 50 आउट ऑफ 50 थे मैथ्स में प्रीलिम्स में, राइट? तो क्या मैथ्स का पेपर आपको कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था या आप बहुत कंफर्टेबली कर रहे थे, थोड़ी कैलकुलेशन थी तो भी कोई दिक्कत नहीं? कंफर्टेबली कर रहा था, डीआईवाई में कोई दिक्कत नहीं कोई हुई? दिक्कत नहीं। आराम से हो गया, बहुत बढ़िया। देन प्रीलिम्स के बाद आपने तुरंत मेंस की तैयारी शुरू करी होगी या थोड़ा गैप लिया लंबा? थोड़ा सा मतलब 4-5 दिन का गैप लिया। तो प्री और मेंस के बीच में फिर आपने क्या किया, मतलब कैसी तैयारी थी? कुछ चेंजेस थे मेजर या केवल मॉक प्रैक्टिस एंड ऑल? वही प्रैक्टिस, और जैसे सर का अभिनय सर का बैच भी आ गया था कि कुछ एक्स्ट्रा जैसे पढ़ाना, वो उन्होंने मतलब वो कॉन्फिडेंस दे ही दिया था बच्चों को कि तुम सिर्फ मुझसे पढ़ो, जो भी सोर्सेज से जो भी रेलिवेंट चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा उस बैच में। तो हम वही पढ़ते थे और साथ में प्रैक्टिस करते रहते थे, और जो भी मॉक फ्री आता था लगा देते थे। राइट, ओके। नाउ मेंस के पहले, पहला दिन था आपका मेंस में, राइट? फर्स्ट डे, सरप्राइज एलिमेंट। पेपर क्या आपके एक्सपेक्टेड लाइंस में था या फिर? पेपर मतलब थोड़ा और लगे पर मुझे इजी लगा। मतलब 17 का जो मेंस देख के उससे काफ़ी इजी लगा, इसलिए मतलब मेरा जल्दी अटेम्प्ट हो गया था। उसमें भी मुझसे मतलब 2 सिली मिस्टेक होगी तो ओके, वरना आप 200 में 200 वाले हाँ, थे, वो टारगेट था मेरा। ओके, वेरी गुड। अटेम्प्ट कैसा था मेंस में? क्या क्वेश्चन स्किप कर रहे थे? क्योंकि 100 सवाल हैं मैथ्स के, ये आपसे सारे क्वेश्चन लगातार होते गए कोई दिक्कत ही नहीं हुई? मतलब 1-2 क्वेश्चन में जिसमें डाटा की दिक्कत थी वो मैं स्किप करता गया कि अजीब है, एक थोड़ा उस टाइम पे नहीं लग रहा था लॉजिक या क्लिक नहीं हो रहा था, उसे स्किप करता गया। जो तुरंत मतलब क्लिक होते गए उन्हें अटेम्प्ट करता गया, फिर दूसरे राउंड में और अटेम्प्ट किए। तो ओके, ऐसे करके आपने अटेम्प्ट पूरे किए थे? यस, ऑल 100 क्वेश्चन टाइम बचा लिया था? हाँ। देखिए, ये अमित बहुत ही फ्रूगल हैं, हर एग्जाम में पूरे क्वेश्चन भी कर लेते हैं और टाइम भी बचा लेते हैं, बहुत बढ़िया। मीन्स देने के बाद इंग्लिश में इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि इंग्लिश में कुछ चैलेंजिंग था नहीं हमें, राइट? कॉन्फिडेंट थे आपके बहुत अच्छा नंबर आने वाला है? यस सर। राइट। तो जब मार्क्स आए देन आपको ये श्योर हो गया कि अब तो बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। हाउ डिड यू फील? सर काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब इतने अच्छे मार्क्स देख के मतलब उम्मीद थी, बट थोड़ा मैथ्स में ये था कि सिली मिस्टेक की वजह से कट गया। अगर क्वेश्चन मुश्किल होता ना कर पाता तब अलग बात है, पर सिली मिस्टेक की वजह से एक क्वेश्चन का तो मैंने बाद में आंसर चेंज कर दिया, पता नहीं उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं, तो उसका थोड़ा रिग्रेट रहा। पर खुशी बहुत हुई कि इतने अच्छे मार्क्स आ गए, क्योंकि मॉक्स में मेरी एक्यूरेसी लगभग 90% ही रहती थी, मैं बहुत सिली मिस्टेक्स करता था, पर पेपर में वो बहुत कम होगी, तो उस बात की बहुत खुशी थी। राइट। देखिए, ये भी एक चीज़ आपको समझनी है कि एग्जाम डे कैन बी बेटर देन मॉक डे। यस सर। है ना? जैसे अमित बोल रहे हैं कि मॉक में इनकी एक्यूरेसी 90% रहती थी, बट एक्चुअल एग्जाम में ही स्कोर्ड सो वंडरफुल, 2 ही सवाल गलत हुए, बाकी सारे 98 क्वेश्चन सही। अमित,
अमित एक चीज़ और कि जो आपकी प्रिपरेशन हुई है ये पूरी घर पे रह के हुई है या आप कहीं बाहर रह रहे थे रूम लेके? कोचिंग के लिए तो बाहर गया था, जैसे रोहतक सैटेलाइट क्लास, उसके बाद मैं घर था, मतलब लाइब्रेरी एचयू की थी, वहीं घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहीं से अप डाउन डेली वहीं पढ़ता था। तो घर पे लोग पड़ोसी परेशान नहीं करते थे कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? नहीं, मतलब पड़ोसी यही कहते थे कि ये फॉर्म आए, ये भी भर ले, ये भी भर ले, जिस तरह हरियाणा में HCS के ये वगैरह। तो मेरा इंटरेस्ट वो बस इस बात को लेके था, वरना तो कोई कुछ नहीं करता था। राइट। और आप एवरेज डेली कितने घंटे पढ़ते थे? एवरेज डेली सर, और अब जैसे मैं 10 बजे शुरू करता था और शाम के 6 साढ़े 6 तक, बीच में 1 डेढ़ घंटा लंच का, और हर घंटे बाद में थोड़ा मतलब 5-10 मिनट मेरे से, मतलब कंटिन्यूस इतना नहीं पढ़ा जाता, हर घंटे के बाद में 5-10 मिनट थोड़ा टहलने चले गए, नीचे चले गए लाइब्रेरी में, तो वो करता था। तो इसके इसके अलावा मैंने कभी स्टडी नहीं की शाम ना। को 6:30 बजे के बाद नहीं पढ़ते थे आप? कभी घर पे आके, मतलब अगर संडे को घर पे हूँ तो मॉक दिया होगा कभी, पर किताब कभी नहीं उठाई घर पे। शाम को 6:30 के बाद नहीं पढ़ते तो फिर क्या करते थे आप? और चिल करता था, लेट नाइट अगर फुटबॉल का मैच हो तो वो देख लेता था। फुटबॉल पसंद है आपको? काफ़ी किसको पसंद सपोर्ट है करते हो? सर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दैट्स ग्रेट, जुवेंटस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। राइट। इसके अलावा आपके इंटरेस्ट क्या है अमित, मतलब हॉबीज क्या क्या है आपकी? इस टाइम तो सर मतलब इंटरेस्ट तो यही है कि मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ, कोई भी। जैसे अब आजकल बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, तो ये हॉबीज़ हैं जनरली। या फुटबॉल देखना पसंद है काफ़ी। पबजी नहीं खेलते? नहीं सर, पबजी कभी नहीं खेला। आउटडोर गेम पसंद है आपको, इसका आउटडोर। मतलब दैट्स वंडरफुल। राइट। अमित, पूरी तैयारी के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे जहां आपको लगा कि डिमोटिवेशन होता है बिकॉज इट्स ए लॉन्ग यस प्रोसेस? सर, सो कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही? हुआ था सर, जब हम 18 जून 2018 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो डिले होता गया, कभी न्यूज़ आती थी अब होगा, कभी न्यूज़ आती थी अब नहीं होगा। तो जब ये होता था अब नहीं होगा, तब ये फ्रस्ट्रेट होते थे कि यार पेपर क्यों नहीं हो रहा, कब होगा कब होगा, होगा भी नहीं होगा। सिस्टम का वैसे ही थोड़े इश्यूज चल रहे थे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्यों पेपर डिले हो रहा है, तो इस बात को लेके थे। राइट। थोड़ा तो मोटिवेशन के लिए कभी आप कुछ मोटिवेशन लेक्चर्स और देखते थे कि नहीं नहीं? सर, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड तो थे ही SSC के लिए कि पेशेंस रखना पड़ता है, पर पहले पेशेंस लेवल इतना नहीं था मेरा, पर SSC ने मतलब बहुत बढ़ा दिया। राइट। एसएससी ने एक मदद करी आपको, हाँ, पेशेंस पेशेंस। आपको आ गया, दैट्स वंडरफुल। अमित, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये कि जब आपका टीयर 2 ख़त्म हो जाता है, राइट, टीयर 3 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यस स्टेज है, सर। आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते हो। सो टीयर 3 के लिए क्या आप तुरंत लग गए? कैसे नहीं तैयारी सर, करी आपने? मैं सिर्फ लास्ट 10 डेज में लगा हूँ, क्योंकि जैसे जो एक्सपीरियंस थे CHSL का जैसे मैंने दिया था, तो उसमें एक्सपीरियंस यही था कि लक फैक्टर है, किसी से भी पूछ लो, मतलब कोई भी, जो जैसे कौशिक राज ने भी कहा था, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था कि एक लक फैक्टर है टीयर 3 में, कि एग्जामिनर किस तरह चेक करता है। टॉपर्स के भी, अच्छे अच्छे टॉपर्स के भी मतलब कम मार्क्स आए हैं टीयर 3 में, तो उसका बारे में इतना सोचा नहीं मैंने। लास्ट 10 डेज में बस स्कीम्स की जिस तरह PDF थी तो थोड़ा डाटा पढ़ा, और टीयर 2 के बाद जैसे पेन उठाना बंद ही हो गया था, तो उसके बाद बस थोड़ा, क्योंकि थोड़ी राइटिंग में मेरी इतनी खास नहीं है, तो पेन चलाना शुरू किया था लास्ट 10 डेज में, कि हाथ चलता रहे, थोड़ा नॉर्मल इतना लिख दो कि उसको समझ में आ जाए कि क्या लिख रखा है। कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, उनकी राइटिंग खराब है, तो जो आपके मार्क्स आएंगे टीयर 3 की ना, सो तो फिर अब मैं उनको अपडेट करूंगा कि अमित के अच्छे नंबर आए। दैट्स वंडरफुल। अमित, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, और अब तो आपकी रैंक श्योर है, सो दे मस्ट बी हैप्पी ऑल्सो, तो यस थोड़ा सा सर, उनके बारे में बताएं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। जैसे पापा विलेज में थे, हम्म। तो वो स्पेशली हमारे लिए हिसार आए थे कि मतलब हमें एजुकेशन अच्छी ना मिले, वो 12th तक ही पढ़े, राइट है कि हमें एजुकेशन अच्छी ना मिली हो, मतलब इन्हें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उनका मैथ अच्छा था उनका भी, पर वो इंग्लिश में लैक करते थे, तो वो फील करते थे कि मैं रह गया, मतलब ये नहीं रहने चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश की वजह से कहीं भी। तो उस वजह से मतलब शुरू से ही सही स्कूल में करा दिया था। मम्मी हाउसवाइफ थी, बट उन्होंने भी मतलब उन्होंने हमारे साथ अच्छी बात ये ग्रो किया, वो हमें पढ़ाती थी खुद ना पढ़े होने के ओके, बावजूद। दैट्स वंडरफुल। और अब जैसे एग्ज़ाम होता था कभी भी, तो पापा सीधा ये कहते थे कि मतलब तूने अपनी तैयारी कर रखी है, बगैर टेंशन दियो, फ्री माइंड होके, क्योंकि उससे ही बेस्ट रिजल्ट आएगा।
मम्मी थोड़ी नर्वस रहती थी कि कैसा हो गया, क्या रहेगा, क्योंकि जो हर माँ होती है कि बच्चे को लेके कि कैसा रहेगा, हो जाए जल्दी से, हो जाए जॉब लग जाए। तो वैसा मतलब हर घर की तरह मेरी मम्मी थी, अच्छा सपोर्ट रहा घर से अच्छा मतलब। सपोर्ट। अच्छा हमें देखिए और बताना कि बचपन में जब आप थे तो क्या पढ़ाई वढ़ाई को लेके आपकी पिटाई उटाई होती थी या फिर बड़े अच्छे स्टूडेंट थे आप सीधे? मतलब हुई है, शुरू शुरू में मैं इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा वीक था। मतलब जब एडमिशन हो रहा था हमारा जिस स्कूल में, तो प्रिंसिपल मना कर गई थी कि ये नहीं चलेंगे स्कूल में। ओके। तो पापा ने थोड़ा जोर दिया, थोड़ा मतलब एक आधी बार ही मारा होगा, पापा ने बहुत कम मारा है। हाँ, मम्मी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा मार देती थी। तो बट उससे सही था, उस टाइम जो हमारा सही था कि हम सही लाइन पे चल पड़े और पढ़े, और वो आज काम आया। दैट्स ग्रेट। पेरेंट्स पिटाई भी करते हैं शायद कुछ अच्छे के अच्छे लिए। के लिए मेरी बहुत पिटाई हुई है मेरी, ठीक है। ओके। अमित, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट इस शो को देखते हैं और इस शो के मीडियम से टॉपर्स को भी देखते हैं, है ना, कि टॉपर्स जो है किस तरह से तैयारी करते हैं, क्या उनका पढ़ने का तरीका होता है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने ड्रीम्स को बना के रखें और साथ ही साथ वो एग्ज़ाम को बहुत अच्छी रैंक से निकालें? यही कहना चाहूँगा सर कि मेंटेलिटी रखिए आप भी टॉप करने की और यहाँ आने की, या अगला इंटरव्यू आपका हो। अगर आप वो मेंटेलिटी रखोगे और उसको देख के हार्ड वर्क करोगे तो आप डेफिनेटली यहाँ होगे और आपके ड्रीम्स भी अचीव होंगे सर। राइट। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपके टीयर 3 में बहुत अच्छे नंबर होंगे और थैंक यू आपकी सर, रैंक सिंगल डिजिट में होगी और अब मैं आपको दोबारा इस शो में फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच थैंक सर। यू।